तो आज रिजल्ट आया है बिहार असेंबली का और आज एनडीए ने वहां पर बहुमत हासिल कर लिया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम वोट करते हैं। आपको लगता है कि हम मुद्दों पर वोट करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हमारे दिमाग को चैनलाइज भी करती हैं, वो हमारे मनोविज्ञान के साथ खेलती भी हैं। कैसे हमें अपनी तरफ वोट करने के लिए वो प्रेरित करती है और सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं। मैं आपको कुछ प्रिंसिपल जो बड़े मजेदार हैं और अगर आप इनको समझ गए तो कोई भी आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, लाइफ में भी। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन पर हम वोट करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, इसको सिंपल करके समझाता हूं। जब हमें किसी व्यक्ति में एक क्वालिटी दिखती है तो हमें लगता है उसमें बाकी सारी क्वालिटी भी होगी। जैसे अगर कोई सुंदर है तो अच्छा इंसान भी होगा, अगर कोई अच्छा क्रिएटर है तो ईमानदार भी होगा, अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है तो वो अच्छा इंसान भी होगा, कोई अच्छा एक्टर है तो वो एक अच्छे काम भी करता होगा, नेक काम भी करता होगा। यानी एक क्वालिटी उसके अंदर होती है जो विजिबल है, ये दिखती है, और बाकी दूसरी क्वालिटी को हम इमेजिन कर लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो नेता इसका बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं। वो अपनी एक कोई क्वालिटी जो उसके अंदर है वो उसे बहुत विजिबली दिखाते हैं। जैसे कोई नेता अगर हमें स्ट्रोंग दिखता है, दबंग दिखता है, तो हमें लगता है कि यार ये ईमानदार होगा, ये हमारे काम करेगा। अगर कोई नेता हमें किसी राज्य की वेशभूषा में दिखता है, अरे तो हमारे जैसा है, तो ये हमें समझता होगा। तो एक क्वालिटी से दूसरी क्वालिटी हमारा दिमाग अपने आप इमेजिन कर लेता है, और ये हर जगह काम करता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ राजनीति में नहीं, लव अफेयर में भी काम करता है। किसी इंसान की हम एक क्वालिटी से इंप्रेस होते हैं और हमें लगता है इसके अंदर बाकी क्वालिटी भी होगी। कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा इंसान होगा, अच्छा दिखता है इंटेलिजेंट होगा। तो ये सारी चीज हमारा दिमाग करता है, हमारे दिमाग की एक खासियत है। तो पहला प्रिंसिपल ये यूज किया जाता है वोटिंग के टाइम पर। और दूसरा है हर्ड मेंटेलिटी। ये क्या है? भीड़ का डिसीजन ही कई बार आपका डिसीजन बन जाता है। इसीलिए नेता बड़ा जोर देते हैं कि उनकी रैली में भीड़ दिखे, लोग उनकी रैली में भर भर कर आए, क्योंकि उनको पता है कि भीड़ को देखकर आप अपना डिसीजन बना लेंगे। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि यार अपना मत क्यों खराब करना, अपना वोट क्यों खराब करना, सब तो उनको वोट दे ही रहे हैं, जीतने वाले तो वही है, तो मैं भी देता हूं। दूसरा ये कैसे आपके लिए एक और काम करता है कि जैसे मान लीजिए कोई नेता है, उसके बारे में लोग बात करते हैं, भीड़ उसको बड़ा पसंद करती है, तो आप डरते हैं उसको अपोज करने में, आप डरते हैं उसके खिलाफ जाने में। आपको लगता है कि भीड़ तो उसके साथ है, हो सकता है मैं गलत सोचता हूं, वही सही होगा। भीड़ का डिसीजन आपका डिसीजन बन जाता है। और ये एड वाले भी जो आपको एड दिखाते हैं वो भी इसका यूज करते हैं कि इतने लोगों ने खरीदा है ये प्रोडक्ट, तो आपको लगता है इतने लोग खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदते हैं। तो ये बड़ा अच्छे से यूज करती है राजनीतिक पार्टियां। इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके स्थानीय नेताओं पर बड़ा दबाव होता है कि आप भीड़ लेकर आइए, क्योंकि जैसे ही भीड़ दिखेगी, हर जगह उन्हीं की बातें दिखेंगी, तो लोगों का डिसीजन उससे प्रभावित हो जाएगा। तीसरा है फियर साइकोलॉजी। बिहार इलेक्शन में इसका बड़ा यूज हुआ है। हालांकि हर राजनीतिक पार्टी इसका प्रयोग करती है, लेकिन जो सही टाइम पर और सही मुद्दे पर प्रयोग कर दे वो जीत जाती है। आरजेडी आई तो जंगल राज वापस आ जाएगा। ये एक फियर नरेटिव है जो काम कर गया बिहार इलेक्शन में, क्योंकि लोग डरते हैं। और ऐसा ही बहुत बार बीजेपी के खिलाफ भी हुआ है। ऐसा नहीं कि बीजेपी को हमेशा फियर नरेटिव का फायदा मिला है। संविधान खतरे में आ जाएगा, ये फियर नरेटिव चलाया था गठबंधन ने, महागठबंधन ने, वो उनके खिलाफ गया था। उनकी बहुत सारी सीट थी जिन पर नुकसान हुआ बीजेपी को। फियर साइकोलॉजी हमेशा काम करती है। आपकी लाइफ में जैसे ही आप डरते हो कि ये ना हो जाए, तो आप जस्ट अपोजिट को वोट कर देते हो। तो ये कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बहुत अच्छे से साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। अगर आप इसके एक तरफ हैं, यानी अगर आपको डराया गया है कि अगर आपने वोट नहीं किया तो ये हो जाएगा, तो आप बिना देखे कि कैंडिडेट कौन है, क्या फायदा होगा, आप वोट कर देंगे, क्योंकि आप उस फियर से बचना चाहते हैं जिसका नरेटिव आपके सामने बनाया गया है। अब आरजेडी आई, जंगल राज आएगा, ये पुरानी बात है, इसमें कुछ सच्चाई भी होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जिनके एविडेंस है। लेकिन अभी तेजस्वी को तो किसी ने नहीं देखा कि वो एज ए सीएम कैसे होंगे। उनके बारे में ये फियर नरेटिव बढ़िया से चला और उनको बहुत टाइम लगेगा इस फियर नरेटिव से बाहर आने में। जैसे ही वो अपने आप को इंडिविजुअली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तुरंत उनके साथ ये नरेटिव आ जाता है कि कहीं ना कहीं जब इनके पिताजी का राज था तो जंगल राज था, ये भी वैसा ही करेंगे। ये फियर नरेटिव उनके साथ चिपक चुका है, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इससे निकलने के लिए। नेगेटिव इमेजिनेशन। हमारा दिमाग नेगेटिविटी पहले इमेजिन करता है। जैसे कोई आपके घर का सदस्य थोड़ा सा भी लेट हो जाए, देर हो जाए,
तो आपका दिमाग नेगेटिविटी पहले इमेजिन करता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। जैसे ही आप नेगेटिव इमेजिन करते हैं, आप वो सारी चीजें प्लस करना शुरू कर देते हैं जो नेगेटिव हो सकता है। तो यहां भी यही हुआ, आरजेडी के नाम के साथ पुरानी मेमोरीज इन्होंने बढ़िया से एंकर कर दी, बढ़िया से जोड़ दी कि अगर ये आए तो पुरानी चीजें याद दिलाई जनता को कि ऐसा होगा। तो ये जो नेगेटिव इमेजिनेशन है, हमारा दिमाग इसमें बड़ा माहिर है, नेगेटिविटी जल्दी इमेजिन करता है। सकारात्मक सोचने के लिए इसके साथ हमें मेहनत करनी पड़ती है। काम कर गया, काम कर गया तो क्या हुआ, वो मेमोरीज उनके सामने, लोगों के सामने याद दिलाई गई और उन्होंने जस्ट अपोजिट को वोट किया कि ये नहीं आने चाहिए, कोई भी आ जाए, तो उसके लिए वो जस्ट अपोजिट को वोट करेंगे। इसके अलावा सेफ सिलेक्शन, जो चल रहा है वो चलने दो, रिस्क क्यों लेना, ये कंफर्ट जोन में रहना भी कह सकते हैं इसे, लेकिन राजनीति की भाषा में सेफ सिलेक्शन ये माना जाएगा कि जब नीतीश के राज में जंगल राज नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां गलतियां नहीं हुई होगी, लेकिन जो चल रहा है हम रिस्क क्यों ले, क्योंकि जो 90s का पूरा दौर है जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ जंगल राज जोड़ा जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे केसेस रील के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए लोगों तक पहुंचाए गए हैं। उनको लगता है कि अगर ये दोबारा से आ गए तो वही सब हो जाएगा, और वो रिस्क लेने से लोग डरने लगे हैं कि जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, हम सेफ सिलेक्शन करते हैं हमेशा। ये नौकरी में भी, राजनीति में भी, हर जगह हम ऐसा करते हैं। सारे प्रिंसिपल लाइफ की हर जगह पर अप्लाई होते हैं, लेकिन राजनीति में अभी क्योंकि लेटेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इनके साथ नेता भी खेलते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे प्रिंसिपल तो हमेशा अप्लाई होंगे, हमें अपने माइंड को मास्टर करना पड़ेगा, अपने माइंड पर हमें पकड़ बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, दुनिया आपके माइंड को मास्टर कर जाएगी, वो आपका मालिक बनकर बैठ जाएगी। क्योंकि ये हमेशा होता है, हम हमेशा ही बायस होकर किसी चीज को देखते हैं। जिस इंसान से आपको प्यार होता है उस इंसान में आपको कमियां नहीं दिखती, ऐसा थोड़ी ना कि उसके अंदर कमी है नहीं, और जिस इंसान से आपको नफरत हो जाए उसमें आपको खूबियां नहीं दिखती, ये भी नहीं है कि उसमें खूबियां नहीं है, खूबी है उसमें। और हमारा जो दिमाग है वो बायस होकर चीजों को देखता है, हम एक चीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, जो पसंद है उसकी अच्छाई पर और जो नापसंद है उसकी बुराई पर। तो ये ध्यान में रखकर अगर आप चलेंगे, भले आप इलेक्शन से इसे जोड़ ले, भले आप इसे सेल्स के साथ जोड़ ले, भले आप इसे किसी रिलेशन के साथ जोड़ ले, तो आप हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो भी मैं सोच रहा हूं ये मेरे दिमाग का गेम है, ये ऑब्जेक्टिविटी यानी रियलिटी नहीं है, ये मेरी सब्जेक्टिविटी है। ऐसा मैं सोच रहा हूं, ऐसा हो ना हो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन पूरे प्रिंसिपल में आपको कौन सा सबसे सही लगा, और जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके दिमाग में ज्यादातर कौन सा प्रिंसिपल है जो बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि कोई ना कोई एक प्रिंसिपल हमारे दिमाग में होता है साइकोलॉजी का जब हम वोट करने जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। किस टॉपिक पर, किस मुद्दे पर, किस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊंगा।